Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be my economics board exam review and इसमें हम लोग basically paper discussion करने वाले हैं पूरा. So without any further delay, let's get started and let's begin with this video. So सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा सेट नंबर कौन सा था और मुझे क्वेश्चन पेपर कोड कौन सा मिला था. तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि मेरा सेट नंबर और क्वेश्चन पेपर कोड क्या था, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ. तो मेरा सेट नंबर था 1 एंड क्वेश्चन पेपर कोड था 58/2/1. एंड सबसे पहले बात करते हैं MCQ की. तो MCQ नहीं, सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर ओवरऑल था कैसा. तो ओवरऑल जो मेरा पेपर था वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी आया था. मतलब इसमें मुझे ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिले जो कि थोड़े से ट्रिकी हो या फिर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हो. सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट थे. बट हाँ, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे पर्सनली या फिर मुझे उसका कंटेंट उतने अच्छे से पता नहीं था, तो वो अलग बात है. लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट MCQ वाला पार्ट. सबसे पहले तो MCQ वाला जो पार्ट है वो मैंने, देखो सही तो मुझे लग रहा है कि मैंने किया होगा, लेकिन अब मैं जब सॉल्यूशन देखने के लिए गई यूट्यूब पे तो मुझे कोई भी ऐसा ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं मिला जहाँ पे मैं एकदम ट्रस्ट कर सकूँ कि हाँ ये तो सही एकदम बता ही रहे होंगे. क्योंकि आधे जो चैनल्स है उसमें एक ही क्वेश्चन का आंसर B बताया गया है और मीनवाइल जो आधे लोग हैं उन्होंने D बताया है. तो मैं इसमें ऐसे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कौन से वाले लोग का सही आंसर है. तो इसके वजह से मैं ये तो नहीं MCQ कितने सही हैं या कितने गलत हुए होंगे, लेकिन इसको साइड करते हैं. बट मुझे लग रहा है कि लगभग MCQ सही होंगे. बट हाँ, अगर फिर भी कुछ अगर MCQ गलत होंगे तो 3 से 4 MCQ गलत हो सकते हैं एंड उसके बाद में तो होपफुली मुझे लगता है कि सारे सही होंगे. लेकिन हाँ, ये मुझे लग रहा है कि 3-4 MCQ हो सकते हैं कि गलत होंगे. लेकिन अब बात करते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे. तो सबसे पहला क्वेश्चन था GDP डिफ्लेटर एंड उसके सिग्निफिकेंस को बताना था. तो मुझे सिग्निफिकेंस नहीं पता था उसका, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग लगा के थोड़ा बहुत लिख दिया था उसमें. लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे नहीं आता है. और उसके बाद में सारे क्वेश्चंस तो इजी थे. और हाँ, ये जो न्यूमेरिकल आया था, एक न्यूमेरिकल जो था ADS वाले यूनिट से, वो वाला तो मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रहा था. लेकिन फिर भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर दिया, उसके फॉर्मूले लिख दिए हैं जो मुझे लग रहे थे. एंड उसके बाद में 16 नंबर पे था मेरा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल. तो ये भी मैंने अटेम्प्ट किया है, लेकिन अब मैं इसमें गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि मेरा सही होगा या गलत होगा. लेकिन हाँ, मैंने अटेम्प्ट किया है. मुझे लगता तो है कि मैंने फार्मूला सही डाला है, लेकिन हो सकता है कि प्लस माइनस में अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी. लेकिन मुझे लगता है कि सही होगा, लेकिन मैंने मिलाया नहीं है अभी तक. सो एनीवेज, उसके बाद में ये वाला सेक्शन तो हो गया. 17 नंबर पे तो BOP वाला था, तो BOP वाला भी इजी था. उसके बाद में अब आते हैं इंडियन इको की तरफ. तो इंडियन इको में जैसा मैंने बताया आपको कि मतलब MCQ वाले पार्ट में तो आई एम नॉट श्योर कि कौन सा सही है कौन सा गलत. लेकिन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो MCQ वाला पार्ट. अब देखो मैंने क्या किया था. सो देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, टाइम मैनेजमेंट में बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था. तो मैक्रो वाला जो पूरा पार्ट था वो मैंने कंप्लीट किया था 12 बजे तक. एंड उसके बाद में 15 मिनट में मैंने इंडियन इको के सारे MCQs को सॉल्व किए. एंड उसके बाद में फिर मैं चली गई सीधे. मुझे लगा कि अभी अगर 28-29 पे जाऊँगी तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा टाइम इसी में इन्वेस्ट कर दूँ. तो मुझे लगा कि लास्ट में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए टाइम उतना नहीं बच पाएगा मेरे पास में. तो इस वजह से मैंने क्या किया कि पहले MCQ सारे अटेम्प्ट कर लिए, सेक्शन B के भी. एंड उसके बाद में मैंने 34 से स्टार्ट किया था. तो 34 वाले क्वेश्चन में था एक पूरा केस बेस्ड. तो ये वाला केस बेस्ड मैंने किया. एंड यहाँ पे मुझे एक ये नहीं समझ में आया था. तो ये इसमें जो स्ट्रैटेजी बतानी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले केस स्टडी में, तो उसमें मैंने जो बुक से पढ़ा था मैंने वही लिख दिया, क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रहा था इस वाले पैसेज में पूरा. तो ये तो हो गया. एंड उसके बाद में मैंने सबसे पहले ये दोनों को अटेम्प्ट कर लिया था. एंड इसमें भी जो क्वेश्चन थे वो इजी आए थे. लेकिन अब एग्जामिनर के ऊपर में टोटली डिपेंड करता है कि मेरे आंसर्स पे वो कितने मार्क्स देने वाले हैं. लेकिन एनीवेज, तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए थे मैंने. फिर 4th नंबर वाले क्वेश्चन किए थे. बट हाँ, लास्ट में जाके मुझे ऐसा डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा पेपर टाइम से कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. इसलिए मैंने फिर जल्दी में
थोड़े से जो 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस बचे हुए थे लास्ट के, तो उसको मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए था, बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रश में थी तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं उतने अच्छे से आंसर्स को लिख नहीं पाई हूँ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। लेकिन एनीवेज मेरा पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। बट हाँ, ये था कि 2-3 क्वेश्चंस में मुझे और अच्छे से दिमाग लगा लगा के लिखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि अभी जल्दी से पहले पेपर कंप्लीट करना है, नहीं तो मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन 12th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में पहली बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मेरा जो पेपर था वो आधे घंटे पहले कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने अभी तक जितने भी पेपर्स दिए हैं उसमें या तो मेरे पास में 10 मिनट का टाइम बचा था या फिर मैंने एकदम लास्ट मोमेंट तक मैं लिख रही थी मैं। लेकिन ये पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर, मेरा आधे घंटे पहले कंप्लीट हो गया था। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मतलब मैंने पहली बार अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया है। ये है कि 2-3 क्वेश्चंस में थोड़े से और अच्छे से लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, पेपर कंप्लीट हो गया। देन फिर 1 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया था पेपर। उसके बाद में मैंने पेपर प्रेजेंटेशन किया, अंडरलाइन किया सारे पॉइंट्स को, एंड उसके बाद में फिर मैंने फिर से डिटेल्स चेक किए। एंड उसके बाद में फिर मैंने MCQs को मिलाया कि जो मैंने सोचा था वही वाला आंसर लिखा हुआ है मैंने कि नहीं। एंड इसके बाद में मैंने फिर से डिटेल्स मिलाया एंड उसके बाद में फिर मेरा कंप्लीट हो गया था पेपर। तो ओवरऑल पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। 1-2 क्वेश्चंस में, मतलब 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकती थी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जल्दबाजी के वजह से मैंने थोड़ा सा उसमें कम ही एफर्ट डाला है। और MCQ वाला पार्ट तो मुझे लग रहा है कि सही होगा, लेकिन हाँ 2-3 के चांसेस है कि गलत हो सकते हैं मेरे। एंड टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में मैंने फॉर्मूले सही डाले हैं। अब वो जो ADS वाला था तो वो वाला का तो मैं नहीं कह सकती कि मतलब मेरा सही होगा या नहीं, लेकिन हाँ नेशनल इनकम वाला में तो मैंने फार्मूला सही डाला है। एंड न्यूमेरिकल में प्लस माइनस में हो सकती है गलती, लेकिन पेपर जो था ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इजी था। मेरा पेपर बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था, प्रेजेंटेशन भी हो गई। एंड अब ये वाला पेपर तो कंप्लीट हो गया और जैसा भी गया अब इसको छोड़ देते हैं। अब बस एक लास्ट पेपर है हमारा अकाउंट्स का, उसमें अब जी जान लगा के मेहनत करनी है। एंड मैं तो अब बस उस पर ही फोकस करने वाली हूँ। और मुझे चाहिए कि मतलब मेरा अकाउंट्स का पेपर इसी तरह जैसे मैंने इसको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया इस पेपर में, वैसे ही मेरा अकाउंट्स में भी टाइम मैनेजमेंट एकदम अच्छे से हो जाए। तो अब तो मेरा फुल फोकस रहेगा अकाउंट्स के पेपर पे। एंड यू गाइज डू लेट मी नो कि आपका पेपर कैसा गया इकोनॉमिक्स का, और आपको कौन सा सेट मिला था एंड आपका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था। So yeah, that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.